एवरीवन, तो आज का अपना चैप्टर है सेल। तो पहले हमने स्टार्टिंग की थी पिछली वीडियो में सेल के बारे में। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन ये हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे सेल का इंटीरियर। ठीक है। कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम। कोऑर्डिनेटेड मतलब जब सारे सेल्स आपस में साथ मिलके काम करें, वो होता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है। You have learned that most cells have 3 basic parts। मतलब हमारे सेल के अंदर क्या होते हैं, 3 बेसिक पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन होता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। सेकंड होता है सेमी फ्लूइड, मतलब सेमी का मतलब होता है बीच का, जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब दूसरा क्या होगा, सेमी फ्लूइड होएगा, जो कैसे होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। और जो थर्ड है वो होता है हमारा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, मतलब हमारे सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस। इन एडिशन टू द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म कंटेन सेवरल सब सेलुलर कंपोनेंट्स कॉल्ड द ऑर्गेनेलीज। मतलब हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस तो होता ही है, उसके अलावा क्या होते हैं, बहुत सारे सब सेलुलर कंपोनेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, along with other substance present in it। और उसके साथ साथ क्या होते हैं, कुछ अलग सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं, मोस्ट ऑफ विच आर ओनली विजिबल विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और जो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स होते हैं हमारे सेल के, वो कहाँ कैसे विजिबल होते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर उसे देखते हैं। ठीक है। अब ये कुछ स्ट्रक्चर्स दिखा रखे हैं, जैसे स्ट्रक्चर ए क्या है, बैक्टीरियल सेल का है। जो ये स्ट्रक्चर दिखा रखा है ये क्या है, एक बैक्टीरियल सेल का है। तो इसके बाहर क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है, फिर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड जो क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है, साइटोप्लाज्म क्या थी, जेली लाइक फ्लूइड थी, अपेंडेजेस मतलब इसकी एक टेल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, मूव कर पाता है। ठीक है। अब सेकंड स्ट्रक्चर है प्लांट सेल का, जो यहाँ पे दिखा रखा। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले प्लांट सेल के अंदर क्या होती है, सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, और फिर अंदर क्या होगा, वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, लार्ज स्पेस, जिसके अंदर क्या होगा, एक्स्ट्रा मटेरियल वो रखते हैं प्लांट्स अपना। ठीक है। और फिर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या था, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल को कंटेन करता है। राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, साइटोप्लाज्म जेली लाइक फ्लूइड, जिसके अंदर ये ऑर्गेनेलीज क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है। और सी स्ट्रक्चर क्या है, एक एनिमल सेल का। जो ये स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्या है, ये एनिमल सेल है। इसके अंदर क्या डिफरेंस होगा प्लांट और एनिमल सेल के अंदर, कि जो प्लांट सेल उसके अंदर क्या था, सेल मेम्ब्रेन थी, क्लोरोप्लास्ट था और वैक्यूल था। लेकिन जो ये हमारा एनिमल सेल, इसके अंदर देखो ना तो सेल वॉल प्रेजेंट है, ना क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, वैक्यूल है छोटी सी, लेकिन वो प्रेजेंट भी हो सकती है और नहीं भी। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, लाइजोसोम्स, वैक्यूल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, जो दोनों में कॉमन है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी, माइटोकॉन्ड्रिया भी, साइटोप्लाज्म भी, और गोल्गी बॉडीज भी। तो जो डिफरेंस होगा, जो प्लांट सेल में प्रेजेंट और एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होगा, एक तो वो सेल वॉल होगा और दूसरा क्या होगा, हमारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। स्टडी द गिवन डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। मतलब ऊपर जो ये 3 डायग्राम दिए थे, इन्हें स्टडी करना है, मतलब देखना है ध्यान से कौन कौन सी ऑर्गेनेली प्रेजेंट है किसके अंदर। ठीक है। ऑब्जर्व द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन ईच ऑफ देम, और इनके अंदर कौन कौन से डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो भी ऑब्जर्व करनी है। फिर रिकॉर्ड करना है ऑब्जर्वेशन एक टेबल के अंदर, जो कि 2.1 के अंदर गिवन है। ठीक है। A bacterial cell lacks a well-defined nucleus and membrane-bound organelle। मतलब एक बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या होता है, एक बैक्टीरियल सेल के अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता। ठीक है। और ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है। मतलब जैसे ये अपना लाइजोसोम हो गया, तो इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट, जैसे सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, वैसे इन ऑर्गेनेलीज के बाहर क्या है, कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है। ऑर्गेनेलीज सराउंडेड बाय देयर ओन मेम्ब्रेन, इनकी खुद की मेम्ब्रेन से सराउंड होंगे। ठीक है। सच सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स,
और इन्हीं सेल्स को क्या बोलते हैं हम, प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, जिनकी ऑर्गेनेली सराउंड नहीं होती किसी मेम्ब्रेन से और न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, वो सेल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, मतलब पिछड़ा हुआ, जो बहुत समय पहले का हो। ठीक है, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक दो चीज़ों से मिलके बनता है। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, जो कि पहले का मतलब पूरा जो डेवलप नहीं हुआ है। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक सेल मोस्ट सेलुलर एक्टिविटीज़ टेक प्लेस डायरेक्टली इन द साइटोप्लाज्म। अब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, जो जितनी भी सेलुलर एक्टिविटी होंगी वो कहाँ पे होंगी, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होंगी। इन कॉन्ट्रास्ट मतलब बजाय कि जो प्लांट्स और एनिमल सेल्स हैं उसके अंदर क्या होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और हर ऑर्गेनेली क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड होती है। तो इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। यू का मतलब होता है ट्रू, मतलब ओरिजिनल, जो कि रियलिटी में प्रेजेंट हो। कैरियन का मतलब क्या था हमारा, न्यूक्लियस, कि ओरिजिनल न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वेल डिफाइंड है, ऐसा नहीं है कि ये नॉट डिफाइंड है। ठीक है, मोर डिटेल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल इन गिवन 2.2 टेबल। और 2.2 टेबल जो आपका आएगा वहाँ पे क्या दे रखा है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़रूर बनता है कि डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो ध्यान से पढ़ना है क्या है ये। अब ये टेबल है जो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ये करना पड़ेगा। ठीक है, ये अपने आप समझ में आ जाएगा क्योंकि धीरे धीरे हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरियल सेल के बारे में जो प्रोकैरियोटिक था, एंड प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या था, यूकैरियोटिक था। प्रोकैरियोटिक क्यों था, क्योंकि न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं था इसका। लेकिन प्लांट और एनिमल सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस हमारा वेल डिफाइंड होता है। बैक्टीरियल सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं हमारी प्रेजेंट है, उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, और प्लांट और एनिमल सेल में होती है हर ऑर्गेनेली की अपनी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंसेस हैं, तो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना, ये एक्टिविटी खुद करनी है। अब रेडी टू गो बियॉन्ड, यहाँ पे क्या लिख रखा है, वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रायन्स आर एसेलुलर infectious agents that are too small to be seen under a light microscope। मतलब जो हमारे वायरसेस होते हैं, वायरॉइड्स होते हैं या फिर प्रायन्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ए सेलुलर। ए सेलुलर का मतलब इनके अंदर कोई सेल नहीं होता। ये क्या होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स, जो कि इन्फेक्शन फैलाते हैं। दैट आर टू स्मॉल, मतलब ये इतने छोटे होते हैं जो सिर्फ कहाँ पे कैसे देखे जा सकते हैं, हमारे लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू। Viruses are composed of some genetic material with a protein coat। मतलब जो हमारा वायरस होता है वो क्या होता है, उसके अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है जिसके ऊपर क्या होती है, प्रोटीन की कोटिंग होती है। जैसे ये क्या हो गया, नीचे हमारा जेनेटिक मटेरियल है, इसके ऊपर ये ब्लू कलर की जो कोटिंग होगी ये क्या होगी, प्रोटीन की कोटिंग, और अंदर क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। ठीक है, वायरॉइड्स लैक प्रोटीन कोट अराउंड इट्स जेनेटिक मटेरियल। अब ये डिफरेंस बता रखा है कि वायरस, वायरॉइड्स और प्रायन्स, इनके बीच में क्या क्या अलग होता है, डिफरेंस होता है। वायरस के बाहर क्या होगी, जो जेनेटिक मटेरियल है उसके बाहर एक प्रोटीन की कोटिंग होगी, लेकिन वायरस के अंदर क्या होगी, प्रोटीन की कोटिंग नहीं होती है जो कि जेनेटिक मटेरियल को कवर कर सके। और तीसरी चीज़ थी हमारी प्रायन्स। ये क्या होते हैं, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं जो जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता ही नहीं है। ठीक है, अब कंपैरिजन करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में। सो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है प्रिमिटिव न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस किसके अंदर प्रेजेंट था, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रो का मतलब प्री और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। यू का मतलब ट्रू, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा। अब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, इसका मतलब नॉट डेवलप्ड न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। अब डायमीटर ऑफ टिपिकल सेल कितना होगा, प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल कितने डायमीटर के होंगे, 1 से 10 माइक्रोमीटर। ठीक है,
और यूकैरियोट्स के अंदर कितने होंगे, 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर। अब नंबर ऑफ सेल्स इन अ ऑर्गेनिज्म, मतलब प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, मतलब एक ही सेल से बनते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स क्या हो सकते हैं, वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी। यूनिसेलुलर मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सिर्फ एक सेल हो, मल्टी सेलुलर मतलब जिसके अंदर एक से ज़्यादा सेल हो, जैसे हमारी बॉडी। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडीज़ होगी, ये क्या होती है, हमारी ऑर्गेनेलीज होती हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट है। अब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो ये है ही नहीं, एब्सेंट होती है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, मतलब ऑर्गेनेलीज तो प्रेजेंट होंगी लेकिन उसके बाहर क्या होगा, मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती जो उसे बचा के रखे। यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होती है, जो हमारा जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसकी अलग से सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अलग से होगी। तो हर ऑर्गेनेली क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड होगा यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। अब मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, अब ऐसा न्यूक्लियस किसके अंदर होगा जिसके बाहर, न्यूक्लियस के बाहर क्या हो, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर तो होता ही नहीं है क्योंकि वो पिछड़े होते हैं, मतलब वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, अच्छे से फॉर्मेशन ही नहीं हुआ उनके स्ट्रक्चर का। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द सेल्स गिवन इन फिगर 2.10 फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो 2.10 फिगर दे रखी थी जिसके अंदर क्या था, पहले तो एक बैक्टीरिया का सेल था, उसके बाद क्या था, प्लांट सेल था, और फिर क्या था, एनिमल सेल। तो उनमें से देखना है कि कौन सा प्रोकैरियोटिक था और कौन सा यूकैरियोटिक। अब बैक्टीरिया का क्या था, यूकैरियोटिक था, ठीक है, और जो हमारा ये था प्लांट और एनिमल सेल, ये दोनों क्या थे, प्रोकैरियोट्स। अब नेक्स्ट है रेडी टू गो बियॉन्ड, तो इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, इन यूकैरियोटिक सेल्स, मतलब जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, जो कि वेल डिफाइंड होते हैं, ठीक है, जिसके स्ट्रक्चर अच्छे से बने होते हैं। अ नेटवर्क ऑफ फाइन फाइबर्स फॉर्म द साइटोस्केलेटन विच प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मेंटेन द सेल शेप एंड एनेबल्स सेल मूवमेंट एंड इंटरनल ट्रांसपोर्ट। मतलब यूकैरियोट सेल्स के अंदर क्या होता है, एक नेटवर्क होता है किसका, फाइन फाइबर्स का, जो क्या बनाता है, साइटोस्केलेटन फॉर्म करता है, जो, और इसका क्या वो होगा, मतलब किस लिए प्रेजेंट होता है ये साइटोस्केलेटन, ये इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि जो हमारा सेल है उसकी एक शेप मेंटेन रहे, दूसरा स्ट्रक्चरल सपोर्ट हो कि ये एक जगह पर टिका रहे हमारा सेल, और सेल की मूवमेंट हो सके, और इंटरनल ट्रांसपोर्ट हो सके, जैसे एक जगह से दूसरी जगह सब्सटेंस पास ऑन हो सके सेल के अंदर। इट इज़ विजिबल ओनली अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज अ सेपरेट एंटिटी, और यूकैरियोटिक सेल अलग से देखा कैसे जा सकता है, जब हम इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। द साइटोप्लाज्म ऑल्सो स्टोर स्टार्च, अब जो हमारी साइटोप्लाज्म क्या थी, एक फ्लूइड थी, इसके अंदर क्या हो सकता है, स्टार्च भी स्टोर हो सकता है, जो किसके केस में होगा, सिर्फ प्लांट सेल के में। और क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट या फिर सिलिका, कुछ प्लांट सेल्स ऐसे होते हैं जो कि अपने साइटोप्लाज्म के अंदर क्या करते हैं, कुछ क्रिस्टल कैल्शियम ऑक्सलेट के या फिर सिलिका के स्टोर करते हैं। These are known as cell inclusions, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, सेल इंक्लूजन्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब सेल के अंदर क्या होती है, साइटोप्लाज्म, ये फ्लूइड है। अब इस फ्लूइड के अंदर प्लांट अगर क्या करे, स्टार्च स्टोर कर दें, तो प्लांट स्टार्च भी स्टोर कर सकता है, या फिर क्रिस्टल स्टोर कर दे सिलिका के या फिर कैल्शियम ऑक्सलेट के, तो इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, इसी चीज़ को सेल इंक्लूजन बोला जाता है, ठीक है। कोई चीज़ है उसके अंदर दूसरी चीज़ फिट हो जा रही है, उसको बोलता है इंक्लूजन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे पानी का मटका है हमारा, उसके अंदर क्या होता है, पानी स्टोर होता है ना अंदर, यहाँ पे पानी स्टोर होता है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये इंक्लूजन हो रहा है वाटर का, सिंपल वर्ड्स में जब समझ में आए। वाई डू यूकैरियोटिक सेल नीड दीज ऑर्गेनेलीज,
अब जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, मतलब ट्रू न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रेजेंट है वो सेल्स, इनके अंदर ये ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट ही क्यों होती हैं? जैसे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये हैं क्यों? यूकैरियोटिक cells carry out various life processes in different cell organelles independently at same time. अब जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, इनके अंदर क्या होता है, वेरियस लाइफ प्रोसेसेस कंटिन्यू रहती हैं। अलग अलग सेल ऑर्गेनेली का अपना इंडिपेंडेंट काम होता है एक ही समय पे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, पावर हाउस है, तो वो एटीपी एनर्जी रिलीज कर रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर क्या होता है, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन, लिपिड का ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारे फंक्शंस रैंडमली चल रहे होते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज हेल्प इन बिल्डिंग न्यू मटेरियल्स, रिमूविंग वेस्ट एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द सेल। अब जो ये हमारी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, ये क्या करते हैं, नए मटेरियल को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, वेस्ट को सेल से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, एनर्जी देते हैं हमारे सेल को। दे वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ अ सेल। और जब ये सारे ऑर्गेनेलीज मिलके एक अच्छे से काम करते हैं, तभी क्या होता है, हमारा सेल फंक्शन करता है अच्छे तरीके से। जैसे क्या है हमारा स्कूल, उसके अंदर क्या है, अलग अलग क्लासेस होती हैं, ठीक है, अलग अलग टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो सारी चीज़ें जब एक साथ अच्छे से फंक्शन करेंगी तभी तो एक स्कूल अच्छे से चलेगा ना। तो सेम उसी तरीके से है, जैसे एक सेल के अंदर होगा, उसके अंदर क्या है, अलग अलग ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, सबका अपना फंक्शन है, तो सब अच्छे से फंक्शन करेंगे, उसी के बाद हमारा सेल क्या होगा, वो प्रॉपरली वर्क करेगा। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे वर्ड्स में हम बोलें तो क्या कह सकते हैं, अ सेल इज़ लाइक अ टाइनी लिविंग फैक्ट्री विद ईच ऑफ इट्स पार्ट डूइंग अ स्पेसिफिक जॉब। हमारा जो सेल है वो एक फैक्ट्री की तरह है, जिसके अंदर क्या होते हैं, जैसे अलग अलग वर्कर होते हैं, अलग अलग मशीन होती हैं जो अपना अलग अलग काम करती हैं। उसी तरीके से क्या है, सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं जिनका अपना एक स्पेसिफिक काम होता है। लेट अस एक्सप्लोर दीज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल। और एक एक करके हम क्या करेंगे, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लोर करेंगे, पढ़ेंगे। अब जैसे ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, ये जो पर्पल कलर में दिख रहा, अंदर क्या होता है, ये बॉल टाइप न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं। क्रोमेटिन क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। और जो हमारा न्यूक्लियस है वो डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, मतलब 2 लेयर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। क्रोमेटिन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम कैरी करते हैं क्या, हमारा डीएनए। अब जो फर्स्ट स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हम, हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन। मतलब जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे ना सेल को कि इसे ये काम करना है, इसको ये काम करना है, वो सारा कौन देगा, हमारा न्यूक्लियस देगा। अब हमारा न्यूक्लियस क्या होता है, एक डबल लेयर्स कवरिंग होती है, ठीक है, मतलब डबल लेयर कवरिंग, जिसका नाम क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। तो फर्स्ट थिंग जो याद करनी है वो क्या करनी है कि हमारा न्यूक्लियस है, उसके ऊपर क्या होती है, डबल लेयर कवरिंग होती है, जैसे Z+ सिक्योरिटी। तो इसकी Z+ सिक्योरिटी क्या है, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो क्या हेल्प करती है, जिसके ऊपर क्या होंगे, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होंगे जो अलाउ करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। मतलब जो ये न्यूक्लियस है और बाहर क्या प्रेजेंट थी, हमारी साइटोप्लाज्म, इनके बीच में आपस में ट्रांसफ़र होता रहेगा कुछ मटेरियल का, जैसे फूड हो गया वो अंदर आया, बाहर गया, गैसेस होगी। तो इन सब चीज़ों का क्या होगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लगा रहेगा, किसके थ्रू, न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू। द न्यूक्लियोलस इज dense round body in the nucleus where the synthesis of ribosomal subunits take place। जो ये हमारी राउंड फिगर दिख रही है ना यहाँ पे, ये क्या होगा, न्यूक्लियोलस होगा। न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है, ये एक डेंस राउंड बॉडी है, मतलब एक गोल गोल आकार की डेंस बॉडी है, जिसके अंदर क्या होगा, सिंथेसिस होंगे, किसकी, राइबोसोमल सब यूनिट्स की। मतलब जो हमारे राइबोसोम होते हैं ना, उनकी सब यूनिट्स का फॉर्मेशन कहाँ होगा, न्यूक्लियोलस के अंदर, सिंपल वर्ड्स में। दीज सब यूनिट्स देन exit the nucleus to cytoplasm where one large and one small subunit assemble to form
राइबोसोम्स। ठीक है, अब राइबोसोम कैसे फॉर्म होंगे, जैसे ये न्यूक्लियोलस है, यहाँ से क्या हो रही है, राइबोसोमल सब यूनिट बन के बाहर निकल रही हैं। ठीक है, अब क्या होगा, वो न्यूक्लियस में बन गई, अब न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में अपना फ्लूइड है वहाँ पे छोड़ दी राइबोसोमल सब यूनिट। बाहर क्या होगा, एक लार्ज पार्ट और एक स्मॉल सब यूनिट, मतलब जैसे दो यूनिट है, ये एक लार्ज है और एक ये छोटी है। अब ये दोनों जब आपस में कंबाइन होंगी तो क्या बनाएगा, एक राइबोसोम बन जाएगा, ये एक राइबोसोम बन जाएगा। और राइबोसोम बनने के लिए क्या होनी चाहिए, राइबोसोमल सब यूनिट। और अगर आपसे पूछे कि सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट कहाँ पे होता है, तो वो कहाँ होता है, न्यूक्लियोलस, जो कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के सेंटर के अंदर। द न्यूक्लियस कंटेन्स chromosomes which are visible as rod-shaped structures only when the cell is about to divide। मतलब हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स, जो ये यहाँ पे लिख रखे हैं, ये क्या होते हैं, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर। और ये कैसे स्ट्रक्चर है, देखो ये रोड शेप की स्ट्रक्चर होती है। और ये कब दिखते हैं, सिर्फ जब हमारा सेल क्या होता है, डिवाइड होने के लिए तैयार होता है। जैसे ये एक सेल है, इसके अंदर क्या हो रहा है, सेल डिवीज़न होने वाला है, यहाँ पे यूं ऐसे ये दो सेल्स में डिवाइड होने वाला है, तभी क्या होता है, हमारे क्रोमोसोम विजिबल होते हैं। क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन फॉर्म ऑफ डीएनए। अब हमारे क्रोमोसोम का फंक्शन क्या होता है, देखो जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है, कहाँ से, पेरेंट्स से लेके बच्चों तक। जैसे किसी की शक्ल किस पे, पापा पे मिलती है, किसी की मम्मी पे मिलती है, तो वो किस वजह से हुआ है, क्योंकि डीएनए क्या होता है, हमारा पेरेंट्स से मैच होता है, क्योंकि वहीं से ट्रांसफ़र होता है। तो डीएनए की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब क्रोमोसोम होते हैं वो कंपोज होते हैं डीएनए से और कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन से। जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्या होगी, हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती हैं, कोड्स वगैरह। जो फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए का उसे हम बोलते हैं क्या, जीन। इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल्स, मतलब वो सेल जो डिवाइड नहीं हो सकता, डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटीरियल। मतलब डीएनए किसका पार्ट होगा, क्रोमेटिन मटीरियल का। क्रोमेटिन मटीरियल क्या होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। क्रोमेटिन मटीरियल इज विजिबल एज एन एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। अब जो क्रोमेटिन मटीरियल क्या होता है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसके अंदर हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। व्हेनेवर सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड, जब सेल क्या हो रहा है, डिवाइड होने ही वाला होता है, तो जो हमारा क्रोमेटिन मटेरियल है गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। तो जो हमारा क्रोमेटिन मटेरियल है वो क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइज फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है, किसके अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर। थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी। अब क्यूरियोसिटी क्या है, मतलब जिज्ञासा किस चीज़ की। सम सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। ये हमें पता है कि कुछ सेल्स होते हैं वो क्या होती है, उनका स्पेशल फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल जो मैच्योर आरबीसीज होती हैं ह्यूमंस के अंदर, उनके अंदर क्या होता है, डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस। मतलब ये चीज़ याद रख रही है कि जो हमारी मैच्योर आरबीसीज होती है ना ह्यूमंस के अंदर, रेड ब्लड सेल्स, उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। The absence of nucleus provide more space for hemoglobin, allowing it to transport a larger amount of oxygen to all cells of the body। और जैसे हमारी ये क्या है, आरबीसीज है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट, तो न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट तो ये क्या होगी, आरबीसी के अंदर यहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगी, और ऑक्सीजन ज़्यादा बाइंड होगी तो ये ऑक्सीजन हमारा जो आरबीसी सेल्स हैं ये ज़्यादा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे किसके अंदर, हमारी बॉडी के अंदर। सिंस दे लैक अ न्यूक्लियस दे कैन नॉट रिपेयर और डिवाइड देमसेल्व्स। क्योंकि आरबीसीज के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, तो इस वजह से अगर इन्हें कोई टीयर एंड कट कुछ लग जाए, जैसे ये क्या होगी, आरबीसी यहाँ से टूट गई या फिर कुछ भी हो गया, यहाँ से कट लग गया, तो ये अपने आप को ये रिपेयर नहीं कर पाती, मतलब ठीक नहीं कर पाती। क्यों, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं है।
एज ए रिज़ल्ट इसी वजह से क्या होता है, जो हमारी RBCs है उसकी लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट होती है और ये सिर्फ कितने दिन सर्वाइव करती हैं, 120 दिन तक। ठीक है, तो जो हमारी रेड ब्लड सेल्स है वो कितने दिन तक सर्वाइव करती हैं, 120 डेज़। तो इस पूरे पैराग्राफ के अंदर जो चीज़ याद करने की है, पहली चीज़ तो हमारी RBCs के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इसी वजह से ये खुद को रिपेयर या डिवाइड नहीं कर सकती। और इसका लाइफ स्पैन पूछा जाए RBC का, वो कितना होता है, 120 डेज़। और ये क्वेश्चन है जो कि लास्ट तक आपको पता चल जाएगा कि ऐसा कौन सा दूसरा सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। मतलब जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स थे, जो प्रोकैरियोटिक मतलब जो ये बैक्टीरिया वगैरह के अंदर प्रेजेंट थे, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, ठीक है, तो उनके अंदर भी क्या था, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था। Their DNA is present in a single cellular molecule associated with specific proteins। मतलब इनका जो DNA था वो क्या होता है, एक सिंगल सेलुलर मॉलिक्यूल था जिसके ऊपर क्या था, एक स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट था। द रीजन कंटेन दिस जेनेटिक मटीरियल इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। और ऐसा रीजन जिसके अंदर क्या था, ये जेनेटिक मटीरियल था, उसको क्या बोला इन्होंने, न्यूक्लियोइड बोला था। अब राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन की फैक्ट्री, मतलब जहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन, जैसे पार्ले जी फैक्ट्री किसकी है, बिस्किट की, वैसे ही राइबोसोम को किसकी फैक्ट्री बोला गया, प्रोटीन की, मतलब बहुत सारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। These are the tiny structures may be present either freely in the cytoplasm or attached to endoplasmic reticulum। मतलब जो हमारा राइबोसोम होता है ना स्ट्रक्चर, वो कैसे फ्रीली भी प्रेजेंट हो सकता है, जैसे ये अलग से हमारा सेल है इसके अंदर फ्रीली भी प्रेजेंट हो, या फिर क्या हो, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है इसके ऊपर क्या होगा, राइबोसोम प्रेजेंट हो जाएंगे, यूं चिपक जाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर। तो इसी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या हो जाता है, रफ हो जाता है। इसीलिए इसे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक और एक स्मूथ। जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है वो रफ होगा और जो राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है वो क्या होगा, स्मूथ। जैसे क्या है, आपके फेस के दो साइड हैं, ठीक है, एक साइड जो पिंपल निकला है तो वो क्या हो गया, रफ हो गया, क्योंकि अलग से यूं दिख रहे हैं मटर के दाने की तरह। दूसरी साइड एक भी पिंपल नहीं है तो वो क्या है, स्मूथ सरफेस है। उसी तरीके से इसमें है, जहाँ पे पिंपल की जगह मान लो राइबोसोम, जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है वो रफ एंडोप्लाज्मिक, और पिंपल नहीं है इसका मतलब राइबोसोम नहीं है, तो वो क्या होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं, वो साइट होते हैं किसके, प्रोटीन सिंथेसिस के। मतलब वो फैक्ट्री है राइबोसोम जहाँ से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, मतलब प्रोटीन कहाँ से बनता है, राइबोसोम से। अब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ये अपनी नेक्स्ट ऑर्गेनेली, ये क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, मतलब ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फॉर्म होती हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज़ अ लार्ज ऑर्गेनेली दैट स्प्रेड्स लाइक अ नेटवर्क विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। मतलब क्या होती है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये बहुत बड़ी साइज़ की होती है। जो हमारा ये सेल ऑर्गेनेलीज है उसमें बहुत मेजर साइज़ इसी का होता है। इसके अंदर क्या होते हैं, नेटवर्क प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर ऑफ अ सेल, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज कंटिन्यूअस विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप। मतलब जो हमारी यहाँ पे देखो एक बार स्ट्रक्चर देख लो, जैसे ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वेसिकल्स होगी, ये क्या है, गोल्जी बॉडीज है। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, जैसे ये क्या था, हमारा न्यूक्लियस था, इसके बाहर क्या थे, रेफ, मतलब ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है पूरा। अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो रफ हो गया, अगर नहीं है तो स्मूथ हो गया। अब जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप। मतलब आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, न्यूक्लियर की एनवलप, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसके जस्ट बाद क्या शुरू हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। The endoplasmic reticulum play a key role in the synthesis and transport of proteins, fats and some hormones in some of the specialized cells। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के क्या क्या काम हैं, ये चीज़ याद रखना है।
इसका काम है सिंथेसाइज करना, मतलब फॉर्म करना और ट्रांसपोर्ट करना किसका, प्रोटीन का, फैट, लिपिड का और कुछ हार्मोन्स का, जो कि स्पेसिफिक मतलब किसी किसी सेल में ये हार्मोन्स को रिलीज़ कर पाता है। तो ये चीज़ें याद रखने की इसलिए अंडरलाइन कर रखी हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इन अ सेल वेरीज डिपेंडिंग ऑन इट्स फंक्शन, मतलब हर सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का स्ट्रक्चर है वो वेरी करेगा, मतलब जितना उसका फंक्शन होगा उस टाइप से। अब ये क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक, एक होता है स्मूथ। अब जो रफ होता है वो रफ क्यों है, जैसे हमारा फेस है उसके ऊपर पिंपल आ गए तो वो क्या हो गया, रफ हो गया ना सरफेस, एक जगह पिंपल नहीं है तो वो क्या है, स्मूथ चिकना चिकना फेस। तो रफ एंडोप्लाज्मिक लुक्स रफ अंडर एन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, मतलब जब हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंडर हम देखेंगे किसी सेल को और उसके अंदर भी क्या देखना है हमें, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, तो वो कैसे दिखाई देगा, वो रफ दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, राइबोसोम अटैच होते हैं उसके सरफेस के ऊपर, और वो किस में हेल्प करते हैं, वो प्रोटीन के सिंथेसिस में एंड प्रोटीन सिक्रेशन। फॉर एग्जाम्पल इन ग्लैंड सेल्स, मतलब जो हमारी ग्लैंड सेल होती हैं, जैसे कि पैंक्रियाटिक सेल्स जो पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज़ करती है, उसमें क्या होता है, अब ऊपर देखा था ना कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कुछ हार्मोन्स को भी रिलीज़ करती है, वो ऐसे ही है, ग्लैंड सेल्स के अंदर रिलीज़ करने के लिए हेल्प करती है। दूसरा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या बनाता है, प्रोटीन को बनाता है और उसके सिक्रेशन में भी हेल्प करता है। सेकेंड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, नाम से ही पता है स्मूथ चिकना चिकना। इट डज नॉट हैव राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, मतलब सरफेस के ऊपर क्या है, ये यूं चिकना सा है, इसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं है। ये रफ में क्या था, यूं होके यहाँ पे ये पिंपल से निकल रहे थे इसके, ये पिंपल क्या है इसके, राइबोसोम्स, जहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा था, ठीक है। इट डज नॉट हैव राइबोसोम्स, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम उसके सरफेस पे क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता, इसी वजह से क्या है, स्मूथ है। इट इज़ इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट एंड हॉर्मोन्स। और अगर अलग अलग पूछे कि प्रोटीन का सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक में होगा या स्मूथ में, तो रफ में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर ये पूछे कि सिंथेसिस और स्टोरेज फैट या फिर हार्मोन का कहाँ होगा, तो वो कहाँ होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर। अब नेक्स्ट है हमारा गोल्जी अपरेटस या फिर गोल्जी बॉडीज़, द पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर। अब जैसे हमारे डॉकयार्ड्स होते हैं या फिर ये अमेज़न वगैरह से हम कुछ लेके आते हैं, कुछ सामान मंगाया है, तो वो क्या करते हैं, पहले डीलर से लेके आते हैं, फिर उसे पैक करते हैं और फिर क्या करते हैं, आपके घर तक पहुंचाते हैं। उसी तरीके से हमारा गोल्जी बॉडीज़ है, ठीक है, गोल्जी अपरेटस। इफ़ यू केयरफुली लुक एट द डायग्राम ऑफ द सेल्स, मतलब सेल का डायग्राम हमने पढ़ा था ना, तो उसमें हमने क्या नोटिस किया था, स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, मतलब क्या थे, सैक लाइक स्ट्रक्चर, दे ये रहा, मतलब बोरी जैसे से सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, जो ये यहाँ पे ये कर्व यूँ दिखा रखी है, तो इसके क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। टुगेदर दीज स्टैक्स फॉर्म अ गोल्जी अपरेटस, और ये सारे सैक लाइक जैसे ये यूँ 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 स्ट्रक्चर्स इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो इससे क्या बनेगा, हमारा गोल्जी अपरेटस बन जाएगा। ये ऐसे करके स्ट्रक्चर्स जब अलग अलग, ये इनको एक को सैक बोला है, अब ये सारे सैक यूँ इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या हो गया, एक गोल्जी बॉडीज़ या फिर अपरेटस फॉर्म हो गया। इट इज़ फंक्शनली लिंक टू एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये क्या होता है, फंक्शनली लिंक होता है किससे, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से, सेल मेम्ब्रेन से और अदर सेल ऑर्गेनेलीज से। अब जो गोल्जी अपरेटस है वो एक्ट लाइक सेल्स पोस्ट ऑफिस, मतलब वो सेल के पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। जैसे पोस्ट ऑफिस क्या होता है, हम जहाँ पे भी वो करना होता है, हमारी पोस्ट या फिर डाक देनी होती है, तो क्या करते हैं, हम पोस्ट ऑफिस में जाके जमा करते हैं ताकि वो हमें जहाँ पे पहुँचाना है वहाँ पे हमारे जो लेटर वगैरह है वो पहुँच जाए। सेम उसी तरीके से हमारा गोल्जी अपरेटस है, ठीक है। ये मॉडिफाई करेगा, शॉर्ट करेगा, पैकेजिंग करेगा किसकी, प्रोटीन की और लिपिड्स की, वेसिकल्स के अंदर, ताकि वो ट्रांसपोर्ट हो सके, सिक्रीशन हो सके और लाइसोसोम फॉर्मेशन हो सके। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या था, वहाँ पे प्रोटीन बन गया था, हार्मोन बन गए थे और लिपिड बन गया था। अब जो गोल्जी बॉडीज़ है वो क्या कर लेगा, अपने इस कुएं जैसे स्ट्रक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें स्टोर कर लेगा, ठीक है।
कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लेगा। प्रोटीन एक जगह होंगे, लिपिड एक जगह होंगे, हॉर्मोन्स वगैरह एक जगह होंगे, और जहाँ ज़रूरत होगी उसे ट्रांसपोर्ट करके दे के आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में आई होप समझ में आ गया होगा। अब एक साइंटिस्ट के बारे में बता रखा है जिसने क्या किया था, सबसे पहले ऑब्जर्व किया था किसको, गोल्जी अपरेटस को। द गोल्जी अपरेटस वॉज फर्स्ट ऑब्टेन इन 1898 बाय इटालियन साइंटिस्ट कैमिलियो गोल्जी। मतलब जो हमारे कैमिलियो गोल्जी द ग्रेट इटालियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1898 के अंदर क्या किया था, पहली बार ऑब्जर्व किया था किसे, गोल्जी अपरेटस को। कहाँ पे किया था, इन द नर्व सेल ऑफ अ बार्न आउल। मतलब एक उल्लू था बार्न आउल, उसके नर्व सेल के अंदर देखा था इन्होंने सबसे पहले गोल्जी अपरेटस। यूजिंग स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक्स ही ऑब्जर्व्ड अ थ्रेड लाइक नेटवर्क। मतलब स्टेनिंग टेक्निक्स का मतलब होता है जैसे हमारे जो सैफरनिन या फिर मिथाइल ऑरेंज डाल रहे थे ताकि कलर अलग से दिखे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो वैसे स्टेनिंग टेक्निक यूज़ करके इन्होंने क्या किया, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की खोज की। अर्ली द माइक्रोस्कोप कुड नॉट रिजॉल्व इट क्लियरली। पहले तो क्या हुआ, माइक्रोस्कोप भी अच्छे से रिजॉल्व नहीं दिखा पाया। मैनी डाउटेड इट्स एग्जिस्टेंस, और बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, मजाक बना दिया कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होता, पागल बना रहा है सबको। हाउएवर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशन कन्फर्म्ड इट डिकेड लेटर्स। और फिर बहुत साल के बाद जब हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए ना, जो क्या है, अच्छा वर्जन है, जो छोटे से छोटी चीज़ भी दिखा सकते हैं, उन्होंने बताया कि वो जो साइंटिस्ट थे हमारे कैमिलियो गोल्जी, वो बिल्कुल सही बोल रहे थे कि एक गोल्जी अपरेटस जैसा हमारा सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होता है। तो देखो कितना स्ट्रगल था इनकी लाइफ में। अब क्या करना है, लाइजोसोम्स। अब जो लाइजोसोम्स क्या होते हैं, लाइजोसोम्स क्या होते हैं, क्लीन अप सिस्टम। मतलब जो जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा हमारी सेल के अंदर, वो फिर या फिर कुछ सेल्स क्या हो जाते हैं जो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, मतलब कट फट जाते हैं, कहीं से डेड हो जाते हैं, तो उसे साफ कौन करेगा, लाइजोसोम करेगा। सेल प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल एंड डैमेज्ड worn आउट ऑर्गेनेलीज ड्यूरिंग देयर एक्टिविटीज़। मतलब हमारी जो सेल्स होते हैं वो वेस्ट मटेरियल को तो निकालते ही हैं, और या फिर जो कट वगैरह लग जाए ऑर्गेनेलीज जो ख़राब हो गई हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। हाउ डज़ द सेल प्रिवेंट द वेस्ट फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग इनसाइड द सेल। अब सोच के देखो, जो लाइजोसोम है उसका क्या काम है कि वो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल रहा है, लेकिन अगर वो ऐसा ना कर पाए तो हमारा सेल है उसके अंदर कितना सारा वेस्ट हो जाएगा, और पूरा एक टाइम ऐसा आएगा जब सारा सेल क्या हो जाएगा, वेस्ट से भर जाएगा। अब ये सेम उसी तरीके से है जैसे कचरे वाली गाड़ी सुबह आती है ना हर रोज़ हमारे घर के सामने कचरा लेने के लिए, ये गाड़ी आती है रोज़, है ना, इसके अंदर डालो। दो टाइप के हैं, ग्रीन एक ब्लू कलर का, दो डस्टबिन होते हैं। ग्रीन में क्या करो, जो कि डिग्रेडेबल वेस्ट वो डालना चाहिए, और ब्लू में नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट डालना चाहिए। ठीक है, तो ये कचरे वाली गाड़ी आती है, हम क्या करते हैं, अपना कचरा घर पे स्टोर करके रखते हैं ताकि ये जब आई से उठा के यहाँ पे डाल दे। क्यों, अगर ये ना आई तो क्या होगा, अपने घर में हर जगह कचरा ही कचरा, एक दिन यहाँ पे इकट्ठा होगा, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन कितना ढेर लग जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर लाइजोसोम नहीं प्रेजेंट होगा, मतलब इस गाड़ी की तरह ये जो ये लेके जा रहा है कचरे को, अगर ये गाड़ी नहीं प्रेजेंट होगी तो सारा कचरा हमारे घर पे ही रह जाएगा। उसी तरीके से सेल के अंदर लाइजोसोम प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारे सेल के अंदर सारा कचरा रह जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब जो लाइजोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद एंजाइम्स। मतलब जैसे ये क्या है, बोरी की तरह स्ट्रक्चर में है, राउंड। ठीक है, एक मेम्ब्रेन होती है इसकी, सिर्फ एक। जैसे न्यूक्लियस के अंदर डबल मेम्ब्रेन थी ना, दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, इसके अंदर क्या है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। जो क्या करती है, इसके अंदर क्या होंगे, एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। ये कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है विच ब्रेक डाउन अनवांटेड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड इवन damaged part of the cell, keeping it clean and healthy. The product formed by breakdown are released in the cytoplasm, which they may be reused in the other cellular process.
अब ये लाइसोसोम है ये, ठीक है, सैटेलाइट स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या है, ये एंजाइम प्रेजेंट है। जैसे ही कूड़ा इकट्ठा हुआ, ये वॉल यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, एंजाइम बाहर निकल जाएंगे और जितना कूड़ा था उसको खा जाएंगे, ठीक है। जितना भी अनवांटेड प्रोटीन होगा सेल के अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स हैं, या फिर कुछ अदर इवन डैमेज्ड पार्ट ऑफ द सेल, तो ये क्या करेंगे, उसे डाइजेस्ट कर लेंगे, ठीक है, कौन, लाइबोसोम्स। अब क्या होगा, कीपिंग इट क्लीन एंड हेल्दी, और इसी वजह से क्या होगा, हमारा सेल क्या हो जाएगा, क्लीन और हेल्दी हो जाएगा, क्योंकि कचरा ख़त्म हो गया। अब जो प्रोडक्ट है, मतलब जो ये डैमेज चीज़ों को खा रहे हैं एंजाइम, इससे बाहर क्या निकल रहा है, एक प्रोडक्ट निकल रहा है। तो ये प्रोडक्ट किस चीज़ के काम आएगा, फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन आर रिलीज्ड इनटू साइटोप्लाज्म। ये प्रोडक्ट क्या करते हैं, मतलब पचाने के बाद खाने को ये बाहर निकाल देते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, यहाँ पे फ्लूइड के अंदर, और फिर ये दोबारा रीयूज़ हो जाता है अदर सेलुलर प्रोसेसेस के अंदर, ठीक है। जैसे कैसे ये जो हमारी बॉटल्स होती हैं, जो इसकी बोतल होती हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की, जिसके अंदर क्या है, ये कांच की बोतल होती है, पहले आती थी एक लिम्का के टाइप की, उसके यहाँ पे क्या होता है, कंचा होता था, वो शायद आपने पी होगी। तो बोटल्स क्या होते हैं, जितनी भी ये बोटल्स होंगी किसकी, कांच की, तो उन्हें है ना कबाड़ी वाले ले जाते हैं ताकि दोबारा रिसाइकल हो सके। तो उसी तरीके से क्या होगा, उन्हें साफ़ वगैरह करेंगे और उन्हें अच्छे से क्या करेंगे, स्टेरलाइज करेंगे, और फिर दोबारा से क्या कर लेंगे, उनका रीयूज़ कर लेंगे। सेम उसी तरीके से हमारे लाइसोसोम्स है, ये क्या करेंगे, इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट है, वो एंजाइम क्या करेगा, जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें प्रेजेंट हमारे सेल के अंदर जो ख़राब हो चुकी हैं उन्हें खा जाएगा, और जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल लेगा साइटोप्लाज्म के अंदर। अब वो वेस्ट मटेरियल अच्छे से प्योर होके आ गया, अब उसे रीयूज़ कर सकते हैं सेलुलर प्रोसेस के अंदर, ठीक है। थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी, अब जो ह्यूमन का स्पर्म सेल होता है उसके अंदर क्या होते हैं, लाइबोसोमल एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, लाइसोसोमल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं स्पर्म सेल के अंदर। जब स्पर्म मीट करता है किससे, एग सेल से, तो जो एंजाइम होता है वो क्या करेगा, एग की बाहर वाली लेयर को तोड़ देगा ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। वो हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 के अंदर। जो ये राउंड शेप में हमारी एग सेल है और जो ये स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर है, ये ऐसा होता है, यहाँ पे बीच में माइटोकॉन्ड्रिया और ये टेल होती है। तो इसके यहाँ पे टिप के ऊपर क्या होता है, लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं, ताकि ये जाके जब इसके कांटेक्ट में होगे ना तो ये बाहर वाली लेयर ये टूट जाए, ठीक है, ताकि इनका जेनेटिक मटेरियल आपस में वो मिक्स हो जाए और फर्टिलाइजेशन हो जाए। अब नेक्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम, पावर हाउस ऑफ सेल। जैसे ये बड़े बड़े बिजली के फैक्ट्रीज़ वगैरह नहीं होती, टरबाइन से या फिर उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, फिर ट्रांसफॉर्मर में स्टोर होती है और फिर अपने घरों तक आती है। उसी तरीके से जो माइटोकॉन्ड्रिया वो क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल्स, मतलब हमारे सेल को जो पावर दे वो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अब जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर ये क्या है, क्रिस्टई है, ये क्या हो गए, इनर मेम्ब्रेन हो गया, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, और ये क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, और अंदर क्या है इसका, डीएनए है। यहाँ पे क्या है इसके, राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे क्या बोलते हैं हम, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एनर्जी को सप्लाई करता है। जब भी हमारी सेलुलर एक्टिविटीज़ करनी है सेल को, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया से क्या लेगा, बिजली, मतलब बिजली नहीं, एनर्जी लेगा। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन। अब देखो जैसे न्यूक्लियस के अंदर क्या थी, 2 मेम्ब्रेन थी, है ना। गोल्जी बॉडीज थी, उसके अंदर 1 मेम्ब्रेन थी, और लाइसोसोम के अंदर भी 1 मेम्ब्रेन थी। अब माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसके अंदर क्या है, 2 मेम्ब्रेन। तो ये चीज़ें छोटी छोटी याद करने की हैं, ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होगी वो क्या होती है, स्मूथ होती है, मतलब स्मूथ होगी, और दूसरी क्या होगी, पोरस, मतलब पोर्स प्रेजेंट होंगे। और जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या होगी, फोल्डेड होगी, लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टिया। जो ये अंदर ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है, नहीं बोलेंगे हम, क्रिस्टिया। विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर केमिकल रिएक्शंस एंड फैसिलिटेट एनर्जी प्रोडक्शन।
अब ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं ये क्या होते हैं, क्रिस्टिया। अब ये क्या करेंगे, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे ताकि केमिकल रिएक्शन ज़्यादा हो सके। अब जो हमारा फूड है उसका डाइजेशन होता है रेस्पिरेशन के थ्रू, तो वो जल्दी से और आसानी से हो जाए। इस वजह से क्या होगा, ये क्रिस्टिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमारे इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी होते हैं, है ना, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, विलाई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो सके। और सेम इसी तरीके से जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे वो क्या होंगे, क्रिस्टाई। तो ये चीज़ पूछी जा सकती है, याद रखना है थोड़ा सा। इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज एंड द अदर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। मतलब जैसे ग्लूकोज हो गया या फिर अलग मॉलिक्यूल्स होंगे, वो क्या होंगे, उनका ब्रेक डाउन होगा ताकि एनर्जी रिलीज हो सके। ड्यूरिंग अ प्रोसेस कोल्ड सेलुलर एस्पिरेशन, सेलुलर एस्पिरेशन के दौरान। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट, मतलब ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है, जो एनर्जी रिलीज़ है वो स्टोर होती है इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP। मतलब जैसे इसने क्या कर दिया, रेस्पिरेशन हो गया तो एनर्जी रिलीज़ होगी, वो एनर्जी क्या हो जाएगी, एक जगह स्टोर हो जाएगी, जैसे ट्रांसफार्मर के अंदर स्टोर होती है। और जब भी ज़रूरत होगी, जैसे ट्रांसफार्मर हर घर तक बिजली पहुंचाता है ना, वैसे ही क्या करेगा, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो हर ऑर्गेनेली तक क्या कर देगा, एनर्जी का ट्रांसफ़र कर देगा। और एनर्जी की करेंसी क्या है, जैसे उसके अंदर क्या है, करंट है ना, एम्पियर में वो करते हैं, इसके अंदर क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP एनर्जी बोलते हैं। ATP क्या होता है, एनर्जी करेंसी होती है, यूज फॉर मोस्ट ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़। अब कोई भी काम करते हैं, जैसे हमें एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ATP के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब चलेंगे हम प्लास्टिड्स की तरफ। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, सेंटर होते हैं किसके, फूड के सिंथेसिस के, प्लांट सेल्स के अंदर। मतलब प्लास्टिड्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, हमारे प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो बाकी का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।